मिडिल ईस्ट एक बार फिर संकट में है। This is the story of how the past few weeks brought the Middle East to a dangerous new moment. यमन और इजराइल का हालिया संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में साफ तौर पर यह कहा कि अब यमन में उनके आक्रामक रूप को देखा जाएगा। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद इजराइल की ही कुछ मीडिया चैनल इस बात का डर दिखाने लगे हैं कि यमन से युद्ध मोल लेना इजराइल के लिए भी कतई सही नहीं है। एक इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने N12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि हुतियों के साथ संघर्ष में उलझना देश को किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा राजनीतिक और ऐतिहासिक खेल? आइए गहराइयों में जाकर समझते हैं यमन और इजराइल का मौजूदा संघर्ष को और यमन के उस इतिहास को जिसे दुनिया अक्सर भूल जाते हैं। हाल में ही इजराइल ने यमन में हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने यमन की राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा में हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के कई ठिकानों तबाह हुए हैं। सोर्सेस के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में घायल बताया जा रहा है। इस बीच यमन में इजरायली हवाई हमलों के WHO के डायरेक्टर बाल बचे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजराइल हमले करने से पहले 21 दिसंबर 2024 को यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई एक मिसाइल जाफा में गिरी थी। सोर्सेज के अनुसार कुछ लोगों की मामूली रूप से घायल हुए थे। हुतियों की मिसाइल को रोकने में इजराइल का महाशक्ति एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया था, जिसे लेकर इजराइल के अंदर भी सवाल उठे थे। यमन का मिसाइल ने इजराइल के मध्य क्षेत्र में शायरन बजा दिए, जिससे वहां के निवासियों में भय का माहौल है। इस बीच मिसाइल दागे जाने के बाद हुती विद्रोहियों समूह के एक सीनियर मेंबर ने कहा है कि इजराइल पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गजा में हमारे लोगों के खिलाफ अग्रेशन अगर बंद नहीं हो जाती। Sayed! 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 Yaba! 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 Sayed! Sayed! सवाल यह है कि दोस्तों, यमन हुती विद्रोहियों क्या गाजा और हमास के लिए इजराइल पर हमला करके इजराइल से जीता जा सकता है? कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मेरा मानना असंभव, क्योंकि ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश भूमिका इस संघर्ष को और जटिल बना रही है। यह केवल यमन और इजराइल की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक रीजनल और ग्लोबल शक्ति का संघर्ष है। सोर्सेज के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। हाल ही में अक्टूबर 2024 को अमेरिका सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें उनके हथियार सिस्टम, अड्डों और अन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर हमला क्यों किया? साल 2023 से यमन के हुती विद्रोहियों लाल सागर और कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2023 में इन हमलों की शुरुआत की है, यह दावा करते हुए कि वे गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल से जुड़ी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। 2023 से अब तक लाल सागर में कई देशों के बीच संघर्ष और हमले हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यमन के हुती विद्रोहियों की भूमिका रही। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन का शिपिंग जहाज़ों का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था और कई जहाज़ों का अपना मार्ग बदलना पड़ा था। इन हमलों का उद्देश्य लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग जहाज़ों पर हुती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों का जवाब अमेरिका और ब्रिटेन देना था। हालांकि हुती विद्रोहियों ने इन हमलों के बावजूद अपनी गतिविधियों को अभी भी जारी रखा। तो दोस्तों, लड़ाई केवल यमन और इजराइल के बीच की नहीं है, बल्कि यह पूरे मिडिल ईस्ट की अस्थिरता को हिला रही है।
लेकिन इसे समझने के लिए हमें यमन के इतिहास की गहराइयों और देखना होगा। इससे पहले ये वीडियो खास आपके लिए बनाया है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। ये चैनल आपका अपना है और आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो माफ़ करना, लेकिन यकीन मानिए इसमें आपके लिए बहुत कुछ खास है। आप देख रहे हैं अतीत अनलॉक्ड, जहां इतिहास के अनकहे पन्ने खुलते हैं। तो आइए चलते हैं आज के मुख्य विषय पर। यमन का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से गहरा जुड़ा हुआ है और यहाँ के समृद्धि साम्राज्य ने न केवल अरब बल्कि पूरी दुनिया महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यमन प्राचीन काल में अरब का भाग्यशाली के रूप में जाना जाता था, जो अपने रोजगार, वास्तुकला और पानी मैनेजमेंट के लिए फेमस था। यमन की सफलता और कल्चर डाइवर्सिटी ने इसे प्राचीन दुनिया में एक निराला स्थान दिया। सबा साम्राज्य, जिसे रानी बिल्किस के शासन के लिए जाना जाता है, दक्षिणी अरब के एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। यह साम्राज्य लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूदगी में आया और 275 ईसा पूर्व तक प्रभावशाली बना। सबा का साम्राज्य दक्षिण यमन में स्थित था, जो लाल सागर और अरब सागर के बीच स्थित था। यह राज्य ग्लोबल ट्रेडिंग मार्गों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित था। सबा के लोग मसालों, गंधरस और धूप का व्यापार करते थे, जो पूरी प्राचीन दुनिया में फेमस था। सबा के शासकों ने पानी मैनेजमेंट के लिए मारी बांध का निर्माण किया। सबा का धर्म मुख्य रूप से चंद्रमा देवता आलमकाह की पूजा संबंधित था। इसके अलावा रानी बिल्किस की कथा बाइबिल, कुरान और यहूदी ग्रंथों में प्रसिद्ध है। सबा साम्राज्य में शासकों के बीच आपसी संघर्षों और असंतोष ने राज्य को अस्थिरता को प्रभावित किया। 575 ईस्वी में मारी बांध टूट गया, जिससे सिंचाई सिस्टम ध्वस्त हो गई और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। अक्सुम साम्राज्य ने सबा पर हमला किया और इसे कमजोर कर दिया। इसके बाद हिमाराइट साम्राज्य ने सबा को हराकर यमन पर कब्जा कर लिया। हिमाराइट ने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की और यमन का प्रमुख शासक बन गया। सबा का पतन यमन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद यमन में राजनीतिक अस्थिरता और अलग अलग राज्यों का उत्थान हुआ। फिर भी सबा की विरासत, विशेष रूप से व्यापारिक मार्ग, पानी सप्लाई और धार्मिक प्रकार यमन में सदियों तक बनी रही। यमन के शिबाम शहर को रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है। अंग्रेजी यात्री फ्रेया स्टार्क ने 1930 के दशक में इस शहर को यह नाम दिया था, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई इमारत अब तक मौजूद है। ये इमारतें पूरी तरह से मिट्टी से बनी है और ऊंचाइयों में 8 से 9 मंजिलें तक जाती है। ये वास्तुकला की अद्वितीय शैली को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक और सामरिक दोनों तत्व शामिल हैं। सना का पुराना शहर 2500 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ की इमारतें विशेष जाति का यमनी शैली में बनी है, जिनमें कच्ची ईंटों, लकड़ी और मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग किया गया है। इन पर जटिल जियोमेट्रिक डिजाइन और सफ़ेद सजावट अद्भुत दिखती है। इस शहर में 100 से अधिक मस्जिदें हैं, जिनमें जामे मस्जिद सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण है। यहाँ की मीनारें यमनी इस्लामी कला एक्सीलेंट उदाहरण है। यमन का रिलीजन इतिहास कई कल्चर और धर्मों पर मिश्रण रहा है। यमन में इस्लाम का आगमन और उसके पहले के धर्मों ने इसे धार्मिक डाइवर्सिटी का प्रतीक बना दिया। यमन में इस्लाम का प्रचार 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलोअर्स को इस्लाम का संदेश फैलाने के लिए यमन भेजा। इस्लाम के आगमन का मुख्य समय लगभग 628 ईस्वी इस्लामिक कैलेंडर 6 हिजरी माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के शासकों और जनजातियों को इस्लाम का संदेश भेजा। उन्होंने खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ अन्य सहाबियों को इस्लाम का प्रचार करने के लिए यमन भेजा। मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन के लोगों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने न केवल लोगों को धार्मिक शिक्षा दी, बल्कि सामाजिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को भी इस्लाम के अकॉर्डिंग संगठित किया। यमन के कई बड़े कबीले जैसे हमदान, खजराज और हेमियर ने धीरे धीरे इस्लाम को स्वीकार कर लिया। यह मुख्य रूप से इस्लाम की सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शिक्षाओं के कारण हुआ। यमन की भूमि पर इस्लाम ने बहुत जल्दी जड़ें जमा ली
और यह अरब दुनिया के महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्रों में से एक बन गया। यमन के लोगों इस्लाम के शुरुआती समय में ही उमैयद और अब्बासी खलीफाओं के शासन का हिस्सा बन गए। यमन में यहूदी धर्म का भी प्राचीन इतिहास में है। यहूदी समुदाय ने यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव किया और यमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यमन का यहूदी समुदाय विशेष रूप से रोजगार और कल्चर जीवन में एक्टिव था। यमन के बंदरगाह जैसे मोका और अदन व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मोका से कॉफ़ी और मसाले निर्यात किए जाते थे, जबकि अदन ने हिंद सागर और अरब सागर के बीच का एक प्रमुख व्यापार मार्ग प्रदान किया। तो दोस्तों, यमन के इतिहास और इस्लाम के आगमन से यमन और सामाजिक सुधार हुए और क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। लेकिन साल 1962 यमन और गृह युद्ध की शुरुआत, जिसमें उत्तर यमन और दक्षिण यमन के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष यमन के राजतंत्र के खिलाफ एक विद्रोह था। 1970 गृह युद्ध समाप्त हुआ। उत्तर यमन ने विजय प्राप्त की और यमनी गणराज्य की स्थापना की। 1972 में उत्तर और दक्षिण यमन के बीच एक और युद्ध हुआ, जिसका कारण क्षेत्रीय संघर्ष और शक्ति की पुनर्वितरण था। 22 मई 1990 को उत्तर यमन और दक्षिण यमन ने एकीकरण किया और एक संयुक्त यमनी राज्य की स्थापना की। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के कारण संघर्ष बना रहा। 2004 में हूती विद्रोहियों ने उत्तरी यमन के सदा प्रांत में सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। हूती विद्रोह को सरकार द्वारा क्रूरता से दबाया गया, लेकिन हूती ताकतवर होते गए। 2011 में अरब स्प्रिंग के प्रभाव में यमन में भी बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह के खिलाफ बड़े विरोध और संघर्ष शुरू हुए। 2011 में सलेह ने इस्तीफा दे दिया और अब्द रब्बू मंसूर हादी को राष्ट्रपति बनाया गया। 2014 हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति हादी को देश से बाहर जाने पर मजबूर किया। 2015 सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने हादी के समर्थन में यमन में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया, जिससे यमन में एक व्यापक गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब, यूएई और अन्य गठबंधन देशों ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखा। हूती और दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद एसटीसी के बीच एक शांति समझौता हुआ, लेकिन संघर्ष अब भी जारी रहा। यमन में युद्ध के कारण मानवीय संकट लगातार बढ़ता गया। 2021 हूती विद्रोहियों ने देश के अन्य हिस्सों पर हमले तेज कर दिए, खासकर सऊदी अरब के खिलाफ हमलों को बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया, लेकिन युद्ध की स्थिति और संघर्ष बढ़ते गए। 2022 संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति वार्ता का प्रयास जारी रहा, लेकिन यमन में युद्ध की स्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई। हूती विद्रोहियों और सऊदी गठबंधन के बीच हिंसा जारी रही और यमन के कई क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता बनी रही। यमन और सऊदी अरब के इस भयानक युद्ध में लाखों लोग विस्थापित हुए और कई लोग खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण मारे गए। यमन संघर्ष में सऊदी अरब और ईरान की प्रतिस्पर्धा प्रमुख कारण बनी, जिससे यमन युद्ध और भी जटिल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यमन के लोग कब तक इस दर्द और बर्बादी को सहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है और यमन दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका है। यमन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर संघर्ष का अंत होता है, लेकिन उसके लिए समझ, सहानुभूति और शांति की कोशिश जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अतीत अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करें। आइए इतिहास से सीखें और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।